हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज जो चैप्टर वो पढ़ेंगे वो है मार्केट इक्विलिब्रियम। मार्केट इक्विलिब्रियम में जानेंगे मार्केट इक्विलिब्रियम क्यों ज़रूरी है और क्यों अगर जो 12th के बाद आगे पढ़ेंगे कॉमर्स के साथ ही या कोई कॉमर्स रिलेटेड टॉप BBA BCom वगैरह करेंगे तो उनको भी यही ज़रूरी है कि मार्केट इक्विलिब्रियम के बारे में जाने कि मार्केट इक्विलिब्रियम होता क्या है। तो अगर आपने पहले कभी 12th में अगर ये चैप्टर पढ़ा है तो आपके लिए ऑब्वियसली बात है ये एक रिवीजन हो जाएगा, और अगर आपने पहले कभी नहीं पढ़ा तो आपके लिए ये वीडियो ज़रूरी है। तो प्लीज़ ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, अंत तक देखिएगा, साथ रहिएगा। तो आज हम पढ़ेंगे उसके मीनिंग के बारे में, इम्पॉर्टेंस के बारे में, और किस तरह से चेंजेस आते हैं डिमांड और सप्लाई में, जिससे मार्केट इक्विलिब्रियम में भी चेंज आते हैं। तो शुरुआत करते हैं इसके मीनिंग से। अ मार्केट इज अ प्लेस वेयर डिफरेंट नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर different numbers of buyer and seller interact with each other to purchase and sale of a commodity। जिससे क्या है, जो जितने बायर्स आते हैं और सेलर्स आते हैं मार्केट में, वो एक तरह से क्या है, मार्केट फोर्सेस ही होते हैं। क्योंकि अगर जितना बायर डिमांड करेंगे और सेलर जितना सेल करेंगे, उससे क्या है, किसी भी कोई भी मार्केट इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होता है। ठीक है, इससे आपको समझ आएगा कि मार्केट कैसे रोल करता है डिमांड एंड सप्लाई में। इक्विलिब्रियम क्या होता है वो समझते हैं। इक्विलिब्रियम इज अ सिचुएशन वेयर द मार्केट फोर्सेस, क्या, मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। जो मार्केट फोर्सेस है डिमांड एंड सप्लाई, जो बायर्स हैं वो डिमांड करेंगे और जो सेलर्स हैं वो सप्लाई करेंगे, और इन दो के बीच में अगर बैलेंस होगा तो इक्विलिब्रियम आ जाएगा कि हाँ, इतने प्राइस पर इतनी क्वांटिटी को डिमांड कर रहा है बायर और इतनी क्वांटिटी को सप्लाई कर रहा है सेलर, है ना, आप समझ रहे होंगे। तो इक्विलिब्रियम इज द सिचुएशन वेयर दी मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई कट्स ईच अदर, जहां पर वो इंटरसेक्ट होते हैं या कट करते हैं एक दूसरे को, उस स्टेज को हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम कहते हैं। इक्विलिब्रियम से आप मतलब समझते होंगे इक्वल, जहां पर डिमांड एंड सप्लाई एक दूसरे के इक्वल होंगे, उसको हम इक्विलिब्रियम कहेंगे। एट दिस स्टेज द क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू द क्वांटिटी सप्लाई, यानी कि जितनी क्वांटिटी डिमांड कर रहा है कोई बायर, उतनी ही क्वांटिटी सप्लाई कर रहा है वो सप्लायर। अगर आपको अगर अभी ये डेफिनेशन के रूप में समझ नहीं आएगा तो आगे और ग्राफिकल उसमें समझाऊंगा। उससे पहले हम इसके जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं इक्विलिब्रियम की, उसके बारे में जान लेते हैं कि इक्विलिब्रियम में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो ज़रूरी हैं जानना। जैसे कि हमने पहले वीडियोस में भी पहले पढ़ा है डिमांड और सप्लाई के बारे में, तो थोड़ा सा इसके बारे में और पढ़ लेते हैं कि डिमांड किसे कहते हैं। डिमांड इज अ क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी विच अ वायर इज ए विलिंग टू परचेज एंड रेडी टू पे फॉर इट ड्यूरिंग ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। और हम सब जानते हैं कि प्राइस और डिमांड के बीच में इनवर्स रिलेशन होता है हमेशा, एज ए कंज्यूमर परस्पेक्टिव। क्योंकि हम डिमांड में क्या देखते हैं, कंज्यूमर का परस्पेक्टिव से सोचते हैं कि कंज्यूमर क्या है, कम प्राइस पे ज़्यादा खरीदेगा और ज़्यादा प्राइस पर कम खरीदेगा, ये कम डिमांड करेगा। तो ये आपको पता था। और सप्लाई में देखते हैं, सप्लाई में क्या है, इट इज़ अ क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी विच ए सेलर इज रेडी टू सेल टू अर्न मोर प्रॉफिट, एंड देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड इट्स सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी। मतलब इसका सीधा सीधा कहना है कि अगर ज़्यादा प्राइस होंगे तो जो सप्लायर है वो ज़्यादा सप्लाई करेगा मार्केट में कमोडिटी का, पर अगर कम प्राइस होंगे तो वो क्या करेगा, कम सप्लाई करेगा। क्योंकि अगर हम सप्लाई के परस्पेक्टिव या उसकी सोच से उसकी थिंकिंग से सोचे तो फिर पता चलता है कि हाँ, सप्लायर को क्या है, ज़्यादा ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है। तो उसको ज़्यादा ज़्यादा प्रॉफिट कैसे होगा कि वो ज़्यादा प्राइस पर ज़्यादा सप्लाई करे, है ना। इक्विलिब्रियम क्या है, पहले पढ़ चुके हैं हम। इक्विलिब्रियम वो स्टेज है जहां पर क्वांटिटी डिमांड बराबर होती है क्वांटिटी सप्लाई के, या कह लीजिए डिमांड बराबर होती है सप्लाई के। ठीक है, ये देखिए अब यहाँ पे एक डिमांड स्केड्यूल है, डिमांड कर्व है, उसकी मदद से आपको समझाता हूँ। पहले अगर आपने डेफिनेशन समझ नहीं आया होगा तो अब आपको समझ आ जाएगा। जो लेफ्ट हैंड साइड में है ये है कर्व स्केड्यूल, यहाँ पे प्राइस है, मार्केट डिमांड है और मार्केट सप्लाई है। 5 रुपए प्राइस पर कोई कंज्यूमर 30 यूनिट खरीद रहा है ना, डिमांड कर रहा है, तो 10 यूनिट सप्लाई हो रही है क्योंकि प्राइस क्या है, कम है। ऐसे ही प्राइस बढ़ गए, अब प्राइस बढ़ने से क्या है, कंज्यूमर की डिमांड है वो तो कम हो जाएगी, या फिर बोल लीजिए इसकी परचेसिंग पावर कम हो जाएगी, जो प्राइस बढ़ चुके हैं। 5 रुपए में जितना सामान खरीद सकता था वो इतना तो नहीं कि 10 रुपए में खरीद पाएगा। तो अब वो कितनी डिमांड कर रहा है, 20 यूनिट।
पर सप्लाई जो है प्राइस बढ़ने की वजह से सप्लायर को इसमें फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि वो ज़्यादा सप्लाई करेगा तो उसे ज़्यादा प्राइस पर प्रॉफिट ज़्यादा होगा, तो वो ज़्यादा सप्लाई करने लगेगा, यानी कि उसे 20 यूनिट देगा मार्केट में, है ना। उसके बाद मान लीजिए फिर जो है फिर से प्राइस बढ़ गए, 15 हो गए। इससे क्या होगा, अब कंज्यूमर की है जो परचेजिंग पावर और कम हो गई, प्राइस ज़्यादा हो गए। 5 रुपये में जितनी मान लीजिए 30 यूनिट आ रही थी पहले, पर 15 रुपये में उतनी यूनिट तो आएगी नहीं, क्योंकि परचेसिंग पावर घट चुकी है उसकी। तो अब कितनी 10 यूनिट आ रही हैं, पर प्राइस बढ़ने के कारण जो सप्लायर है वो मार्केट में इस समय ज़्यादा सप्लाई करेगा, यानी कि 30 यूनिट्स, जिससे उसे ज़्यादा मुनाफा हो। तो आप इस नीले पोर्शन को देख रहे होंगे, उसमें आपको एक चीज़ दिख रही होगी, यहाँ पे 10 रुपये प्राइस है और जो मार्केट डिमांड है वो भी 20 है और जो मार्केट सप्लाई है वो भी 20 है, यानी कि मार्केट डिमांड बराबर है मार्केट सप्लाई के। और इसे अगर ग्राफ में देखें तो इस तरह से देखेंगे कि जितने कंज्यूमर ने डिमांड की 20 यूनिट, ये वो स्टेज है। ई स्टैंड्स फॉर इक्विलिब्रियम, है ना। 10 रुपये प्राइस पर जितना कंज्यूमर ने डिमांड की उतना ही सप्लायर ने सप्लाई किया, तो ये रही हमारी डिमांड कर्व और ये रही हमारी सप्लाई कर्व। अब जहाँ पे ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे वो हमारा क्या होगा, इक्विलिब्रियम होगा। मतलब कंज्यूमर ये प्राइस के हिसाब से भी सही है, डिमांड के हिसाब से भी सही है और सप्लाई के हिसाब से भी सही है। मतलब ये कि कंज्यूमर ने 10 रुपये प्राइस से डिमांड किया 20 यूनिट्स और सप्लायर ने उतना दे दिया, तो मतलब मार्केट और डिमांड और सप्लाई आपस में इंटरसेक्ट किए या कट किए या फिर बोल लीजिए सेटिस्फाई हुए। पर मान ले, और ये आपको समझ आ गया, इससे आगे अभी नेक्स्ट स्लाइड में समझाऊंगा, इतना अभी पहले समझिए। इक्विलिब्रियम at point E where the both and demand supply curves intersect each other is the equilibrium price and its quantity। अब ये क्या होगा, इक्विलिब्रियम प्राइस होगा और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी होगा क्योंकि यहाँ पर डिमांड एंड सप्लाई आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये एक आइडियल मान सकते हैं आप कि हम मार्केट का आइडियल सिचुएशन है, जहाँ पर प्राइस भी है और डिमांड भी है और सप्लाई भी है, और डिमांड और सप्लाई एक दूसरे के बराबर हैं। यहाँ पर ओवर ना अंडर या फिर डेफिशिएट या एक्सेस का कोई रोल नहीं है। अब यहाँ आते हैं जब मार्केट में एक्सेस या डेफिशिएट की सिचुएशन क्रिएट हुई। एक्सेस मतलब जरूरत से ज्यादा और डेफिशिएट मतलब जरूरत से कम। अब ये अगर हमने स्केड्यूल पे देखा होगा आपने, तो आपको दिख भी रहा होगा कि यहाँ पर क्या है, जितना कंज्यूमर डिमांड कर रहा है पर उतनी सप्लाई नहीं है, और यहाँ पर जितनी डिमांड कर रहा है उससे जरूरत से ज्यादा है ना, दिख रहा होगा आपको यहाँ पर। तो यहाँ पर ऐसी सिचुएशन को अगर ग्राफ में डालें तो इस तरह से दिखेगा। अब ये देखिए, ये पोर्शन है, ये जो पोर्शन है ये क्या है, ये आपकी डिमांड है। 15 रुपए प्राइस पे आप इतना पोर्शन डिमांड कर रहे हैं, पर कंज्यूमर क्या है, हाईएस्ट प्राइस पर क्या है, जो सप्लायर है वो हाईएस्ट प्राइस पर ज्यादा बेचेगा, तो वो इतना इतना पोर्शन क्या कर रहा है, इतना पोर्शन सप्लाई कर रहा है ताकि उसे ज्यादा प्रॉफिट हो। पर ये एक सिचुएशन क्रिएट कर देता, वो है एक्सेस सप्लाई, क्योंकि यहाँ डिमांड कम है और सप्लाई ज्यादा, तो उसे कहेंगे हम एक्सेस सप्लाई। और डिमांड कम होने से हम इसे दूसरा नाम भी दे सकते हैं, वो है डेफिशिएट डिमांड। देखिए, excess supply, it is a situation where the supply of a commodity is more than its demand, जहां पर सप्लाई ज्यादा हो उसकी डिमांड से, एंड देयर इज अ कंपटीशन अमंग द सप्लायर्स। अब यहाँ किसके बीच में कंपटीशन होगा, सप्लायर्स के बीच में कंपटीशन होगा। क्यों, क्योंकि ज्यादा प्राइस पर अगर वो ज्यादा सप्लाई कर पाएंगे, सप्लायर डिफरेंट जितने भी डिफरेंट तरह के सप्लायर्स हैं वो ज्यादा सप्लाई करने लगेंगे मार्केट में, और वो सोचेंगे मैं सबसे ज्यादा सप्लाई करूं हाईएस्ट प्राइस पर ताकि मुझे ज्यादा प्रॉफिट हो। ठीक है, दिस विल रिड्यूस द प्राइस। अब किसी चीज की डिमांड कम होती है, सप्लाई ज्यादा होती है, तो सप्लाई ज्यादा होने का इफेक्ट भी पड़ता है उसके ऊपर। उससे क्या होता है, उसके प्राइस ऑटोमेटिकली डाउन आ जाते हैं। ठीक है, अब जब प्राइस डाउन होने लगते हैं तो क्या करते हैं, कंज्यूमर उसकी डिमांड ज्यादा करने लगते हैं। मान लीजिए पहले कोई जो था प्रोडक्ट वो 15 रुपए में बिक रहा था, अब एक्सेस सप्लाई होने के कारण
बाकी सप्लायर्स ने उसके प्राइस थोड़े कम कर दिए ताकि कंज्यूमर को थोड़ा राहत मिले और वो खरीद सके उनसे, तो उसने 15 से 10 कर दिए। तो इसका भी उस पर अफेक्ट हुआ, डिमांड थोड़ी थोड़ी बढ़ने लगी। बढ़ने से क्या होगा, डिमांड बढ़ने लगेगी और जो एक्स्ट्रा सप्लाई है, एक्सेस सप्लाई है, वो खत्म हो जाएगी। जब सप्लाई खत्म होने लगेगी तो फिर से क्या आएगा, मार्केट इक्विलिब्रियम आ जाएगा। अब प्राइस 10 रुपए हो चुके हैं, जो एक्सेस था वो खत्म हो चुका है, तो यानी कि डिमांड बराबर हो जाएगा सप्लाई के। ठीक है, आपको इतना समझ आया। उसके बाद दूसरी सिचुएशन आती है, वो है एक्सेस डिमांड या डेफिशिएट सप्लाई। जैसे कि हमने डिमांड शेड्यूल में देखा था कि कंज्यूमर 5 रुपए प्राइस पर डिमांड है वो ज्यादा कर रहा था। कितनी डिमांड कर रहा था, ये पोर्शन है ना, ये पोर्शन डिमांड कर रहा था, पर सप्लाई कितनी थी, ये पोर्शन, सिर्फ इतना पोर्शन ही सप्लाई कर रहा था सप्लायर, क्योंकि प्राइस कम थे। तो ये भी एक सिचुएशन क्रिएट करता था मार्केट में, जहां पर एक्सेस डिमांड या डेफिशिएट सप्लाई कहते हैं हम जिसे। इट इज अ सिचुएशन वेयर द डिमांड ऑफ द कमोडिटी इज मोर देन इट्स सप्लाई, जहां पर डिमांड ज्यादा होती है उसकी सप्लाई से, एंड देयर इज ए कंपटीशन अमंग द बायर्स। अब प्राइस कम होने का फायदा कौन नहीं उठाएगा, सारे बायर्स हैं, जितने भी बायर्स हैं वो सब क्या सोचेंगे, सबसे ज्यादा मैं खरीद लूं, कम प्राइस पे ज्यादा मुनाफा ले लूं, है ना। जिससे क्या होगा, कंपटीशन हो जाएगा बहुत सारे बायर्स के बीच में। और जब जब भी सबको पता है, जब जिस प्रोडक्ट की ज्यादा डिमांड होती है तो उसके प्राइस भी धीरे धीरे बढ़ने स्टार्ट होते हैं, तो उसका एक इफेक्ट पड़ेगा प्राइस पे, जिससे प्राइस बढ़ने स्टार्ट होंगे। और जब जैसे ही सबको पता है प्राइस बढ़ने स्टार्ट होते हैं तो उसकी सप्लाई ऑटोमेटिकली बढ़ने लगती है। क्यों, सप्लायर के पर्सपेक्टिव से सोचेंगे तो पता चलेगा कि हाँ प्राइस बढ़ रहे हैं तो आप सप्लाई भी ज्यादा करने लगेंगे, क्योंकि उसमें क्या है, आपको प्रॉफिट ज्यादा आएगा, आपकी कॉस्ट का मतलब कॉस्ट ही है वो भी कवर हो जाएगी, एक्सपेंस है वो कवर हो रहे हैं, और आपको प्रॉफिट मिल रहा है, तो आप उसी प्रोडक्ट पे शिफ्ट हो जाएंगे ना, उसी को सप्लाई ज्यादा करेंगे, जिससे क्या आएगा, डिमांड में कमी आ जाएगी। अब प्राइस बढ़ते ही क्या है, कंज्यूमर उसे परचेस करना कम कर देंगे, जिससे क्या है, जो एक्सेस डिमांड वाली सिचुएशन है वो भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, और प्राइस बढ़ गए 5 रुपए से 10 रुपए पर, जिससे क्या होगा, प्राइस बढ़ने से मार्केट इक्विलिब्रियम फिर से स्टैब्लिश हो जाएगा, डिमांड बराबर हो जाएगी सप्लाई के। तो ये दो है सिचुएशन, एक्सेस डिमांड या एक्सेस सप्लाई के लीजिए या डेफिशिएंट डिमांड डेफिशिएंट सप्लाई के लीजिए, जिनको कंट्रोल किया जाता है उनकी प्राइस से बोल लीजिए, सप्लाई से बोल लीजिए, डिमांड से बोल लीजिए। ठीक है, अब आगे और चलते हैं, इसके बारे में और जानते हैं। अब ये चेंजेस जो आते हैं ये क्यों होते हैं, अब आपको भी सोच रहे होंगे यहाँ ये एक्सेस डिमांड एक्सेस सप्लाई कैसे क्रिएट होती है, डेफिशिएंट डिमांड या डेफिशिएंट सप्लाई कैसे क्रिएट होती है। तो ये हैं उनके रीजंस, कि मान लीजिए कोई चेंज इन चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, जैसे कोक एंड पेप्सी बताया था मैंने, टी एंड कॉफी बताई थी मैंने, है ना। किसी चीज के सब्स्टिट्यूट के गुड्स के प्राइस बढ़ जाते हैं तो क्या है, आपका प्रोडक्ट चीपर हो गया। मान लीजिए कोक के प्राइस बढ़ जाते हैं, पेप्सी के उतने हैं, तो लोग पेप्सी ज्यादा पियेंगे, तो आपकी डिमांड क्या है, बढ़ गई, है ना। अब क्या है, चेंजेस इनकम ऑफ द कंज्यूमर, अब इनकम आ जाएगी तो आपके क्या है, आप भी डिमांड ज्यादा करेंगे या परचेज ज्यादा करेंगे, तो उससे क्या है, उसकी डिमांड ज्यादा हो जाएगी। टेस्ट एंड प्रेफरेंस, अब जिसकी टेस्ट एंड प्रेफरेंस ज्यादा होती है तो जो सप्लायर है वो ज्यादा उस प्रोडक्ट को ज्यादा सेल करने लगते हैं, सप्लाई करने लगते हैं मार्केट में। जब बोल लीजिए नंबर ऑफ बायर बढ़ गए हैं, या मान लीजिए कोई सेक्शन है, जो मार्केट सेक्शन डिवाइड हो जाती है ब्रांड्स के ऊपर, एज के ऊपर, जेंडर के ऊपर, तो मान लीजिए वो सेक्शन बड़ा हो गया है, नंबर ऑफ बायर्स है वो पहले से ज्यादा हो गए हैं, तो उससे क्या है, उससे भी आपकी डिमांड ज्यादा हो जाती है। चेंजेस इन द प्राइस ऑफ फैक्टर प्रोडक्शन, जो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की यानी कि लागत बनाने में जो आपकी खर्च हो रही थी एक प्रोडक्ट बनाने में, वो कम हो गई है, चेंज हो गई है, तो उससे क्या है, अब सप्लाई ज्यादा करोगे। चेंज इन टेक्नोलॉजी, वो भी है ना, आप सप्लाई ज्यादा करोगे। चेंज इन नंबर ऑफ सेलर, अब सेलर बढ़ गए हैं किसी प्रोडक्ट को बनाने में, तो उससे भी सप्लाई ज्यादा हो जाएगी। चेंज इन टैक्स इन सब्सिडी, अगर किसी प्रोडक्ट पे ज्यादा टैक्स लगे तो वो क्या करेंगे, उसके प्राइस ज्यादा होंगे, और किसी पर टैक्स कम लगेंगे तो उसके क्या है, कम प्राइस होंगे। इसी तरह से ये इन इन चीजों में चेंजेस आने से
बहुत चीज़ों में डिमांड और सप्लाई में चेंजेस आते हैं। कभी कभार ये चेंज फेवरेबल होते हैं, कभी कभार चेंज अनफेवरेबल होते हैं, है ना। तो इसके बाद आप चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पर, उसमें लिखा है चेंज इन डिमांड। अब चेंज इन डिमांड दो तरीके से ही हो सकता है, या तो इंक्रीज होगी या तो डिक्रीज होगी, और तीसरा पॉइंट तो हो नहीं सकता ना। क्या अब यहाँ पर मैंने एक लाइन लिखी है, वो देख रहे होंगे आप, अज्यूम दी सप्लाई कर्व इज कांस्टेंट। अब जब तक हम डिमांड पे फोकस कर रहे हैं तो हम सप्लाई कर्व को कांस्टेंट मानेंगे, ठीक है। सप्लाई में कोई चेंज नहीं आया जितनी यूनिट पहले सप्लाई हो रही थी, डिमांड में चेंज आने के बाद भी उतनी यूनिट ही सप्लाई हो रही है, ये मान के चलेंगे। अगर आप ये मारेंगे तो आपको थोड़ा समझने में आसानी होगी, क्योंकि एक अजम्पशन लेने से ही आपको ये समझ आएगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ, या इन डायग्राम्स का कहने का क्या मतलब है, शो करने का क्या मतलब है। तो प्लीज अज्यूम कर लीजिएगा कि सप्लाई कर्व क्या है, कांस्टेंट है, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, पहले जितनी सप्लाई थी अब भी सप्लाई उतनी रहेगी। अब चेंजेस कहाँ कहाँ है, डिमांड में है, या तो डिमांड बढ़ जाएंगी इंक्रीज इन डिमांड, या डिमांड घट जाएंगी डिक्रीज इन डिमांड। अब देखिए, पहले हमारा डिमांड कर्व था डी और ये सप्लाई, तो हमारा इक्विलिब्रियम था यहाँ, ठीक है, ये हमारा इक्विलिब्रियम है। अब किसी कारण से मान लीजिए आपकी इनकम बढ़ गई, आपके टेस्ट एंड प्रेफरेंस में इंक्रीज, या आपने कोई और प्रोडक्ट के ज़्यादा टेस्ट एंड प्रेफरेंस लिया, या चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स की वजह से आपकी क्या है, डिमांड शिफ्ट हो गई, डिमांड बढ़ गई। तो ये देखिए इस एरो से आपको शो हो रहा होगा कि हाँ डिमांड बढ़ गई। अब डिमांड क्या है, आपका डिमांड कर्व है D1, ये D1 आपका डिमांड कर्व है। तो जो चेंज आया वो अब यहाँ है, मतलब आप, मैंने बोला है ना सप्लाई कर्व कांस्टेंट है, तो आप मानिए जो सप्लाई यहाँ थी वही सप्लाई यहाँ है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, आपकी डिमांड ज्यादा है, तो यहाँ पर क्या है, जो आप ये पोर्शन देख, आप जो पहले इक्विलिब्रियम था यहाँ से एक लाइन खींचेंगे, ड्रॉ करेंगे और यहाँ तक खींचेंगे, तो आप देखेंगे कि ये गैप आ रहा है, ये ट्राइंगल है ना, जो इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूं मैं, इस ट्राइंगल को बोलेंगे हम एक्सेस डिमांड या डेफिशिएंट सप्लाई, क्योंकि सप्लाई तो कांस्टेंट है, उसमें चेंज नहीं आया, पर आपकी डिमांड क्या है, बढ़ चुकी है। इससे भी आप समझ सकते हैं कि हाँ यहाँ पर कौन सी सिचुएशन क्रिएट हुई है, एक्सेस डिमांड या डेफिशिएंट सप्लाई। अब ये सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है, तो मार्केट में अगर इसका चेन इफेक्ट देखें तो कैसे होगा। अब किसी चीज की एक्सेस डिमांड होती है तो सीधी सीधी बात है, जब कोई चीज की प्रोडक्ट की या किसी भी चीज की आप एक्सेस करोगे डिमांड, या डिमांड ज्यादा करोगे, तो उससे क्या है, प्राइस इंक्रीज होने लगते हैं। तो उसका चेन इफेक्ट देखते हैं हम क्या होता है। अब मैंने इसमें एरो डाल दिया जिससे आपको समझने में आसानी हो। पहले ये शिफ्ट हो गया था यहाँ से यहाँ E1 पर, जिससे क्या है प्राइस भी बढ़ने लगी। अब प्राइस बढ़ने से क्या होगा, जो सप्लायर हैं वो भी सप्लाई ज्यादा करने लगेंगे, सप्लाई ज्यादा करने लगेंगे, तो यहाँ से आपकी जो है क्वांटिटी भी शिफ्ट हो जाएगी D से D1 पर, तो Q से Q1 पर, ठीक है। तो ये इफेक्ट पड़ेगा प्राइस पे भी और क्वांटिटी पे भी। जो आपकी एक्सेस डिमांड है और डेफिशिएंट सप्लाई वाली सिचुएशन है, वो धीरे धीरे क्या आएगी, वो कम होने लगेगी, क्योंकि प्राइस बढ़ रहे हैं, है ना, और जो आपकी क्वांटिटी है वो भी बढ़ गई है। तो जो है एक्सेस डिमांड सिचुएशन वो धीरे धीरे कम हो जाएगी, और फिर से ये ई पॉइंट पर वापस आ जाएंगे, क्योंकि प्राइस बढ़ चुके हैं तो लोग डिमांड नहीं करेंगे, या फिर ऐसे बोल लीजिए कि सप्लाई बढ़ने से क्या है, डिमांड भी सेटिस्फाई हो जाएगी और वापस इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। तो आई होप आपको ये इंक्रीज वाला पार्ट समझ आ गया होगा अभी तक, कि हम किस तरह से ये चेन इफेक्ट होता है ना, किस तरह से चेंजेस आते हैं डिमांड में, और किस तरह से इक्विलिब्रियम भी चेंज होता है। या फिर किस तरह से डिमांड में इंक्रीज होने से उसके जो सिचुएशन क्रिएट होती है एक्सेस वाली, वो कैसे रेक्टिफाई करते हैं या हो जाती है मार्केट की तरफ से। तो अब देखिए, पहले तो हमने इंक्रीज होते हुए देखा था, अब डिक्रीज हो गई है। मान लीजिए आपकी डिमांड किसी कारणवश डिक्रीज हो गई, पहले डी थी, यहाँ इस वाले डायग्राम की बात कर रहा हूँ राइट हैंड साइड वाले की, अब D1 हो गई है। ये इक्विलिब्रियम था आपका, अब यहाँ से नीचे आ गया है प्राइस, यहाँ पर इक्विलिब्रियम E1 पे आ गए हैं। अब
अगर आप यहाँ से यहाँ तक एक लाइन खींचेंगे इनके इक्विलिब्रियम से, तो आप देख पा रहे होंगे कि सप्लाई तो यहाँ है और डिमांड इतनी है। अब देख रहे होंगे सप्लाई इतनी बड़ी है और डिमांड इतनी छोटी सी है ना। ये पार्ट है आपका डिमांड का। तो ये भी एक सिचुएशन क्या है, ये है एक्सेस सप्लाई या डेफिशिएंट डिमांड, जहां पर क्या है सप्लाई ज्यादा है डिमांड से। और हमने इसमें देखा था कि किस तरह से चेन इफेक्ट होता है। हमने पहले जो आपको मैंने एक स्लाइड पे दिखाया था ना, इससे पहले की स्लाइड पे, कि किस तरह से ये चेंजेस इसमें किस तरह का चेन इफेक्ट आते हैं और जिस तरह से ये जितने भी एक्सेस डिमांड है, ये एक्सेस सप्लाई है, किस तरह से कम हो जाती है, खप जाती है। तो अब देखिए किस तरह से इस पे इफेक्ट पड़ेगा। मान लीजिए अब एक्सेस सप्लाई हो चुकी है। एक्सेस सप्लाई होने से क्या होगा, कंपटीशन होगा किनके बीच में, सप्लायर्स के बीच में। अब सप्लायर्स के बीच में होने से कंपटीशन क्या होगा, प्राइस कम होने लगेंगे। प्राइस कम होने से क्या होगा, डिमांड ज्यादा होने लगेगी। और डिमांड ज्यादा होने से जो हमारी एक्सेस सप्लाई की सिचुएशन है वो खत्म हो जाएगी और फिर से हम इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे, है ना। जैसे कि मैंने आपको पहले स्लाइड में समझाया था वही चीज है, बस यहाँ पर हमने सप्लाई कर्व को कांस्टेंट रख लिया है और चेंजेस देख रहे हैं सिर्फ हम डिमांड में चेंजेस आने से कैसे होगा। अब नेक्स्ट स्लाइड में दिखाते हैं कि किस तरह से सप्लाई में चेंज आने से यहाँ पर डिमांड कर्व हमने रखी कांस्टेंट। अब इक्विलिब्रियम में किस तरह से चेंज आते हैं सप्लाई चेंज होने पर। देखिए अब यहाँ पर भी सप्लाई क्या है, दो तरह से चेंज होगी, या इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। पहले हमारा जो सप्लाई कर्व था वो था एस, अब है S1 इंक्रीज होने पर। अब टेक्नोलॉजी की वजह से बोल लीजिए, टैक्स या सब्सिडी की बोल लीजिए, ये फैक्टर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की वजह से ही चेंज आने से सप्लाई आपकी चेंज हो गई। अब मान लीजिए टेक्नोलॉजी है उसमें एडवांसमेंट हो गया और आपकी प्रोडक्ट क्या है जो आप सप्लाई कर रहे थे वो ज्यादा बढ़ चुकी है। अब यहाँ पर आप ये पहले जो इक्विलिब्रियम था वो ये था, अब इक्विलिब्रियम ये है ना। तो आप देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक जो पोर्शन है वो क्या है आपकी डिमांड, पर यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पोर्शन है वो है सप्लाई। तो ये क्या है एक्सेस सप्लाई और डेफिशिएंट डिमांड, ये वही चीज है। पर यहाँ पर क्या है डिमांड कर्व हम चेंज नहीं देख रहे हैं, हम देख रहे हैं सप्लाई कर्व में चेंज आने से कैसे होता है। अब ये भी कैसे रेक्टिफाई होता है, ये रेक्टिफाई होता है उसी तरह से ही जैसे अब सप्लाई ज्यादा होने से क्या होगा, कंपटीशन होगा सप्लायर्स के बीच में। सप्लायर्स के बीच में जब कंपटीशन होता है तो क्या प्राइस कम हो जाते हैं कि मैं ज्यादा बेचना चाहता हूँ, मैं ज्यादा बेचना चाहता हूँ। या मान लीजिए सप्लाई ज्यादा होने से किसी मार्केट में किसी प्रोडक्ट की सप्लाई ज्यादा होती है तो उसके जो प्राइस है ऑटोमेटिकली डाउन हो जाते हैं, है ना। सप्लायर्स खुद ही खुद अपने प्राइसेस कम करने लगते हैं, तो उससे क्या है डिमांड बढ़ने लगती है और जो एक्सेस सप्लाई की सिचुएशन है वो कम हो जाती है और फिर से ही ये क्या है मार्केट इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं। इसी तरह से डिक्रीज होने से क्या होता है अब देखिए पहले हमारी सप्लाई ये थी S, अब हो गई है S1, ये लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाएंगी। तो पहले इक्विलिब्रियम था हमारा ये, अब E1 है। अब यहां से आप इक्विलिब्रियम से लेकर एक लाइन खींचेंगे तो आपको दिखेगा कि आपकी ये डिमांड है और सप्लाई ये, तो क्या है सप्लाई ज्यादा है और डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम। तो डिमांड ज्यादा क्रिएट करने से सिचुएशन कौन सी क्रिएट होती है, वो है एक्सेस डिमांड। अब एक्सेस डिमांड में क्या होता है, कंपटीशन होता है बायर्स के बीच में कि कौन ज्यादा खरीदेगा। ज्यादा खरीदने से क्या होता है प्राइस राइज होने लगते हैं। प्राइस राइज से क्या होता है जो सप्लाई होती है वो ज्यादा होने लगती है एज ए मैन्युफैक्चर पर्सपेक्टिव, कि वो ज्यादा प्राइस पर ज्यादा सप्लाई करने लगते हैं। और ज्यादा सप्लाई या प्राइस के राइज होने से क्या होता है रिजल्ट पड़ता है उसकी डिमांड पर जो कम होने लगती है, और कम होने से क्या है फिर से ही वो मार्केट इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वैसे और भी चेंजेस हैं
जो अभी तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो गई है, इसलिए मैं दूसरे पार्ट में उन चेंजेस को दिखाने की शो करूंगा, जिससे आपको पता चल जाए कि हाँ और कौन कौन से तरह से चेंजेस आते हैं डिमांडेड सप्लाई में, जिससे मार्केट इक्विलिब्रियम में अफेक्ट पड़ता है। पर अभी तक के लिए जितना आपको समझ आया, आई होप आपको जितना भी मैंने बताया हो समझ आया होगा और आपको बहुत हेल्प करेगा एग्जाम के लिए, प्रिपरेशन के लिए, है ना। तो प्लीज़ ऐसे ही वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।